हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। देखिएगा, अपने लास्ट क्लास में डी ब्लॉक चल रहा था, तो डी ब्लॉक तो वहां पर उस सीरीज में चलता रहेगा। अपन आज नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उप सह संयोजक यौगिक। डी ब्लॉक में अपने लेंथेनाइड है, एक्टिनाइड है, वो बचे हुए है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज बची हुई है, तो वहां पर वो लेक्चर जो है वो वहां पर कंप्लीट करवा दिया जाएगा आपको। यहां अपन बात करने जा रहे हैं, नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसको बोला जाता है उपसह संयोजक यौगिक। अब देखो, इस बार बोर्ड एग्जाम की अपन बात करें तो यहां पर आपको पता है कि आपके 4 है आरबीएससी बोर्ड में, वो चैप्टर डिलीट कर दिए गए। अब 4 चैप्टर डिलीट करने के कारण ये जो चैप्टर था इसको कर दिया गया है 4 नंबर का, यानी इसके जो मार्क्स रहने वाले हैं इस बार बोर्ड एग्जाम में वो 4 नंबर के रहने वाले हैं। यहां से एक आइसोमेरिज्म वाला पोर्शन उठा दिया गया, समायोता वाला चैप्टर है या समायोता वाले चैप्टर में जो पोर्शन है वो हटा दिया गया। एक यहाँ पर गुणात्मक विश्लेषण में जो आपका महत्व है आपके उपसह संयोजक यौगिकों का, वो वहां से डिलीट कर दिया गया है। ये 2 चीज इस चैप्टर से हटाई गई है। अब देखो, अपन जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उपसह संयोजक यौगिक, यहां पर इसके बारे में भी कुछ बेसिक पढ़ते हैं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से आप जेईई में जाओगे, नीट में जाओगे, तो वहां पर भी अपन इसके क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी अपन केवल आरबीएससी बोर्ड है उसके आधार पर चलेंगे, यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जो इस वर्ष 2020 की 21 की एग्जाम ली जाएगी आपकी, अपन उसी के अकॉर्डिंग सिलेबस है, उसी के अकॉर्डिंग चलने वाले हैं। तो देखिएगा, अपना जो चैप्टर है उस चैप्टर को बोला जाएगा 9 चैप्टर है और उसका नाम है उप सह संयोजक यौगिक। इस चैप्टर का यहां नाम है उप सह संयोजक यौगिक। इसको बोला जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोला जाता है। अब आपने 11th क्लास में तो पढ़ा है, आपने ये पढ़ा है कि एक उपसह संयोजक बंध होता है, और उपसह संयोजक बंध है वो अपन इसी में पढ़ने वाले हैं। वो किस प्रकार होता है, यदि अपन बोर्ड एग्जाम की बात करें तो इस बार ये आपके 4 नंबर का चैप्टर रहने वाला है। अब देखिएगा, यहां पर जैसे उपसह संयोजक यौगिक है, उससे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसको आप कहते हो उपसह संयोजक बंध। अब देखिएगा ध्यान से, उपसह संयोजक बंध होता क्या है। देखो, आपने ये पढ़ा था 11th क्लास में कि जैसे मेरे पास में है अमोनिया NH3 है। अब ये अमोनिया यहां पर ये H+ है, इसका मतलब इस नाइट्रोजन है जो अमोनिया में उपस्थित है, इसके पास में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है और इस H+ के पास में कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। तो यहां पर तो आपके इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, जबकि यहां पर आपके क्या है, इलेक्ट्रॉन आपके प्रेजेंट है। तो देखो, इसके पास में तो आपका रिक्त कक्षक हो गया, आप ऐसे बोल सकते हो, इसके पास में तो रिक्त कक्षक है, ठीक है। और इसके पास में यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इसका मतलब आप बोल सकते हो कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, जिसको आप अब शॉर्ट में दर्शाओगे LP। LP का मतलब क्या है, लोन पेयर, यानी लोन पेयर की अधिकता है। अब आपको पता है इसके पास में लोन पेयर ज्यादा है, तो लोन पेयर है यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है, तो ये यहां पर क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन इस H+ को डोनेट करता है। अब आप जानते हो, इसने अपने इलेक्ट्रॉन इस H+ को डोनेट किए, इस H+ को डोनेट किए, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किसने किए, इस H+ ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए। तो जिसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए इसको तो क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन ग्राही बोला जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बोलते हो आप इसको, क्या कहते हो, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इसने क्या किए, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, किसको किए, इस H+ को डोनेट किए। यहां पर ये क्या हो गया, आपका एक इलेक्ट्रॉन दाता का कार्य करता है, इसको आप कहते हो इलेक्ट्रॉन डोनर, यानी कि इसने तो अपने इलेक्ट्रॉन दिए किसको, इस H+ को दिए। अब देखो, इसके द्वारा यहां पर क्या बनने वाला है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने वाला है। कैसे बनने वाला है, देखो, ये नाइट्रोजन है, यहां आपको दिखाई दे रहा है नाइट्रोजन, फिर यहां आपका हाइड्रोजन है, यहां हाइड्रोजन है और यह हाइड्रोजन है। इस नाइट्रोजन ने अपना एक लोन पेयर डोनेट किया, और वो लोन पेयर डोनेट किसको किया, इस हाइड्रोजन को किया। तो यहां पर हुआ क्या, नाइट्रोजन तो एक डोनर एटम हो गया, दाता परमाणु हो गया, और आपका जो हाइड्रोजन होता है, ये हाइड्रोजन यहां एक्सेप्टर एटम हो गया, यानी इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित कर लिए। ये जो इसके मध्य बनने वाला जो बॉन्ड होता है,
इसको बोला जाता है उपसह संयोजक बंध। क्या बोला जाता है? इस बंध को उपसह संयोजक बंध बोला जाता है। और आपने ये भी पढ़ा है 11th क्लास में कि जो आपका इलेक्ट्रॉन दाता होता है या जिसके पास में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है उसको आप क्या कहते थे? लुईस चार कहते थे। यानी जिसके पास में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है या इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, जो अपने इलेक्ट्रॉन देते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, उसको तो आप कहोगे लुईस चार। जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर है या जिसके पास में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो दूसरे से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, उसको आप क्या कहते हो? लुईस अम्ल। इसको क्या बोला जाएगा? यहां पर लुईस अम्ल कहा जाता है। तो यहां पर ये मैंने बेसिक्स आपको सेम बता दिया है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है। क्लियर है? देखो कई जगह आपको ऐसे भी देखने को मिल सकता है, क्या दाता परमाणु है तो वो इलेक्ट्रॉन देता है, इसका मतलब उसके पास में इलेक्ट्रॉनों की कमी आती है, तो उस पे तो चार्ज क्या आने वाला है? पॉजिटिव आने वाला है। और H यहां पर क्या होने वाला है? नेगेटिव होने वाला है। कारण क्या बताओगे? क्योंकि इसने क्या कर लिया, अपने इलेक्ट्रॉन है वो अपनी ओर आकर्षित किए, इसलिए इस पे चार्ज क्या आने वाला है? नेगेटिव आने वाला है। यहां तक समझे इस बात को? चलिएगा, तो ये मैंने सीन बताया आपको कि किस प्रकार से उपसहसंयोजक बंध होता है। अब देखो मैं बताने जा रहा हूं आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, उपसहसंयोजक यौगिक क्या होता है, उसके बारे में। अब ध्यान से देखिएगा यहां पर, क्योंकि अपने को सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि गांव का रास्ता जाता किधर से है। यदि वो आपको पता नहीं है तो फिर आगे की चीजें आपकी फिर कुछ समझ में नहीं आने वाली है। तो वो आपको पता होना चाहिए कि ये आप जिस गांव जा रहे हो उस गांव का रास्ता जा किधर से रहा है। अब देखना ध्यान से, यहां पर ये मेरे पास में कोई कंपाउंड दे रखा है, मान AgNH3 का होल्टर्स। अब आप जानते हो ये एमीन बोला जाता है इसको, यहां पर जब उपसहसंयोजक को पढ़ते हो, हालांकि वैसे अमोनिया होता है। यहां पर जानते हो आप कि ये जो NH3 होता है ये उदासीन परमाणु है, उदासीन परमाणु है। और ये मेटल है आपका केंद्रीय परमाणु इसको बोला जाएगा, केंद्रीय धातु आयन बोला जाता है। अब देखो इस पे चार्ज क्या होता है? 0 होगा। इस सिल्वर पे चार्ज क्या होता है? +1 होता है। तो इस कॉम्प्लेक्स पे या संकुल पे चार्ज क्या आने वाला है? +1 आने वाला है। अब ध्यान से देखना मेरी बात को, ये सिल्वर है आपका, यहां इस अमोनिया के पास में क्या उपस्थित है? लोन पेयर उपस्थित है। इधर भी अमोनिया के पास में क्या उपस्थित है? लोन पेयर उपस्थित है या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है। ये क्या करता है? अमोनिया में उपस्थित नाइट्रोजन है, ये इस सिल्वर परमाणु को अपने इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, और ये वाला भी क्या करता है? इस सिल्वर परमाणु को अपने इलेक्ट्रॉन पेयर पर देता है। यहां पर कुछ ऐसा सीन आपको देखने को मिलता है। यहां पर चार्ज क्या है? इस कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव चार्ज है। अब देखिएगा ये जो आपको यहां सिल्वर दिखाई दे रहा है Ag, क्लियर है? ये तो आपका कहलाता है केंद्रीय धातु आयन या केंद्रीय धातु परमाणु। तो इसको तो आप यहां बोल देते हो केंद्रीय धातु परमाणु। ये आपका यहां हो गया केंद्रीय धातु परमाणु, या इसको आप यहां बोल देते हो क्या? आयन कह देते। समझे यहां तक? चलो अब देखो ये NH3 है यहां पर, ये यहां पर कहलाता है लिगेंड कहलाता है। अभी बताऊंगा आपको लिगेंड वगैरह की परिभाषा। लिगेंड क्या करता है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। जिसके पास में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की अधिकता होती है तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। इसका मतलब किसका कार्य करता है? यहां इलेक्ट्रॉन दाता का कार्य करता है। जो इलेक्ट्रॉन दाता का कार्य करता है उसको आप क्या बोलते हो? लुईस अम्ल कहते हो। ये यहां पर देखते हो आप, तो ये कैसा है आपका? यहां पर इलेक्ट्रॉन ग्राही है, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसको आप क्या कहते हो? लुईस चार कहते हो। ये आपका यहां क्या हो गया है? लुईस चार हो गया। समझे मेरी बात को? चलिए, तो ये जो बॉन्ड है, यानी धातु जब किसी इस प्रकार सा बॉन्ड बनाती है या लिगेंड के द्वारा जब धातु को अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है? एक विशेष प्रकार का बंध बनता है। उस विशेष प्रकार के बंध को आप क्या कहते हो? उपसहसंयोजक बंध कहते हो। और ऐसा यौगिक क्या कहलाता है? उपसहसंयोजक यौगिक कहलाता है। शायद यहां तक मेरी बात को आप समझ गए होंगे अच्छे से। आगे चले, आइए अब देखो, अब यहां पर अपन कुछ देखने वाले हैं महत्वपूर्ण परिभाषा, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी देखने वाले हैं इससे रिलेटेड। यानी कोऑर्डिनेशन जो आपका कंपाउंड है, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो आप हेडिंग लगा लेगा
some basic terminology related with coordination compound. Some basic terminology related with coordination compounds. Coordination compounds क्या बोलोगे? उपसहसंयोजक यौगिकों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। उपसहसंयोजक यौगिकों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां। अब देखो कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली अपन देखने जा रहे हैं। उसमें सबसे पहले आप हेडिंग लगाओगे एडिशन कंपाउंड। एडिशन कंपाउंड इसको बोला जाता है योगात्मक यौगिक। क्या बोला जाएगा? यहां योगात्मक यौगिक कहा जाता है। अब देखो आपके योगात्मक यौगिक क्या होते हैं। आपके पास में क्या होने वाला है कि जब दो या दो से अधिक सरल स्थायी यौगिक है, उन सरल स्थायी यौगिकों को आपने कर लिया मिश्रित, या आप कह सकते हो उनको आपने कर लिया वाष्पित, यानी उनको ऐड कर दिया। ऐसे मान के चलो, नाम से स्पष्ट है क्या? योगात्मक। उनका योग करवाना है, आपने उसका योग करवा दिया। अब योग करवाने पर आपके पास में एक नवीन स्टाइकियोमेट्री पदार्थ के क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं। उसे क्या कहते हो आप? योगात्मक यौगिक कहते हो। तो इसकी परिभाषा लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे? जब दो या दो से अधिक पदार्थ या दो या दो से अधिक स्थायी यौगिकों को मिश्रित करके या उनको वाष्पित करके योग किया जाता है, तो उसे एक नवीन प्रकार के स्टाइकियोमेट्री, यानी कि ये वाला क्या बताना है? नवीन प्रकार के स्टाइकियोमेट्री प्रकार के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। उसे आप कहते हो योगात्मक यौगिक कहते हो। अब देखो अपन इसकी बात करने जा रहे हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स की बात करने जा रहे हैं। आप सभी जानते हैं फिटकरी, जिसको बोला जाता है पोटास एलम कहा जाता है। देखो उसमें किस किस का ऐड किया गया? पोटेशियम सल्फेट, उसमें मिलाया गया Al2SO4 का होल थराइस एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है, और उसमें मिलाया गया है 24H2O। इन सबको मिश्रित कर लिया, वाष्पित कर लिया, सरल स्थायी यौगिक है। उसे आपको क्या प्राप्त हो गया? K2SO4 Al2SO4 का होल थराइस 24H2O, ये प्राप्त हो गया। इस कंपाउंड को आप क्या कहते हो? ये जो बना है आपका एक प्रकार का योगात्मक यौगिक बना है, इसको आप कहते हैं फिटकरी। और इसका जो नाम होता है ये आपको पोटास एलम के रूप में देखने को मिलता है। इसको आप यहां कहते हो पोटास एलम कहते हो। क्लियर हो गया यहां तक? आगे देखो, आगे की बात करते हैं। इसी प्रकार जैसे मेरे पास में ये कंपाउंड ये KCl लिया, मैंने पोटेशियम क्लोराइड लिया, इसमें मैग्नीशियम क्लोराइड है और 6H2O, ये कंपाउंड है मेरे पास में कोई। इसे जो कंपाउंड बनता है इनके द्वारा KCl MgCl2 6H2O, इसको कहा जाता है यहां कार्नेलाइट। ध्यान दीजिएगा, ये कंपाउंड इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इस कंपाउंड को क्या कहा जाता है? कार्नेलाइट कहा जाता है। क्लियर है? चलो, इसी प्रकार मेरे पास में है फेरस सल्फेट है। इस फेरस सल्फेट में मैंने क्या मिला दिया? इसमें मैंने मिला दिया अमोनियम सल्फेट मिला दिया, और यहां से इसमें 6H2O 6 अणु जल के ऐड कर दिए। तो इसके द्वारा एक योगात्मक यौगिक बनने वाला है। देखिएगा, इसके द्वारा जो योगात्मक यौगिक बनता है वो ये बन जाएगा आपका FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस SO4 और इनटू 6H2O। ये जो कंपाउंड है बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। इसको कहा जाता है मोहर लवण या मोहर साल्ट। इस कंपाउंड को यहां बोला जाता है मोहर लवण
या इसको कहते हैं मोहर साल्ट। देखो बहुत शानदार कंपाउंड है, आप लेबोरेटरी में जब प्रयोग करोगे अनुवापन से रिलेटेड तो वहां पर मोहर लवण का बहुत यूज किया जाता है, तो प्रैक्टिकल के लिहाज से इसका बहुत यूज किया जाता है। कई बार एक्सटर्नल वायु में पूछ लेते हैं कि जो आपका मोहर लवण होता है उसका सामान्य सूत्र आपको बताना है, तो बता दो कि यह सूत्र होता है इस मोहर लवण का। क्लियर है यहाँ तक? चलो इसी प्रकार जैसे एक तो ये बन गया पोटेशियम साइनाइड आपके पास में, और इसमें मैंने क्या मिला दिया, फेरस साइनाइड मिला दिया, यानी ये सरल स्थायी यौगिक है, ये भी एक प्रकार से सरल स्थायी यौगिक है, इसके 4 अणु मैंने ऐड कर दिए। क्लियर है? चलो अब देखना यहां से बनने वाला क्या है, यहां से बनेगा आपका K4 Fe और Cl6, ये यहां पर बनने वाला है पोटेशियम पेरोसाइनाइड बोला जाता है, इसे क्या बोला जाता है, पोटेशियम पेरोसाइनाइड। तो देखो ये बन गया है आपके पास में एक संकुल यौगिक, इसको आप क्या कहते हो, उपसहसंयोजक यौगिक कहते हो, ये यहां पर आपने बना दिया। क्लियर है यहां तक? चलो आगे चलते हैं। एक तो ये बन गया, इसी प्रकार आप क्या कर सकते हो, जैसे मेरे पास में KCN है और ये मेरे पास में AgCN है, पोटेशियम साइनाइड है और सिल्वर साइनाइड है, आपस में रिएक्ट करते करेंगे क्रिया, क्या बना देते इसे, AK पोटेशियम AgCN का होल डबल। तो ये कंपाउंड कैसे कंपाउंड आपके एडिशन कंपाउंड है, या इनको आप कहते हो योगात्मक यौगिक। ये योगात्मक यौगिक कैसे बने आपके, तो इन योगात्मक यौगिकों का जो निर्माण होता है वो होता है 2 या 2 से अधिक सरल स्थायी यौगिकों के द्वारा। आप क्या करते हो, उनको मिश्रित करते हो या वाष्पित करते हो, तो देखो एक नवीन स्टोइकियोमेट्री आपके पास में क्रिस्टल प्राप्त हो गया, इसी को आप क्या कहते हो, योगात्मक यौगिक कहते हो। अब अपन बात करने जा रहे हैं योगात्मक यौगिक के प्रकारों की बारे में, तो हेडिंग लगाएगा योगात्मक यौगिक के प्रकार। तो देखना योगात्मक यौगिक जो आपके होते हैं वो निम्न 2 प्रकार के होते हैं, देखना कौन कौन से, अपन उसकी बात करेंगे। देखिएगा जो आपके योगात्मक यौगिक होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, तो यहां लिखने जा रहा हूं मैं टाइप्स ऑफ एडिशन कंपाउंड्स, टाइप्स ऑफ एडिशन कंपाउंड्स, योगात्मक यौगिकों के प्रकार, योगात्मक यौगिक या यौगिकों की प्रकार। देखना योगात्मक यौगिकों के प्रकार की अपन बात करते हैं तो अपने पास में ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो बोला जाता है इसको द्विक लवण, क्या बोला जाता है, द्विक लवण कहा जाता है, और द्विक लवण का मतलब हो गया इसको आप यहां बोलोगे डबल साल्ट, द्विक लवण। एक जो आपके पास में होता है उसको आप कहते हो संकुल यौगिक, क्या कहते हो, संकुल यौगिक कहते हो, और इसको यहां बोला जाता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, क्या कहा जाएगा यहां पर, इसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहा जाता है। अब देखिएगा द्विक लवण की अपन यहां बात करने जा रहे हैं। देखो जो द्विक लवण आपका होता है डबल साल्ट जिसको कहा जाता है, उसके बारे में ध्यान से देखिएगा। आप इसको कहा जाता है लेटिस कंपाउंड, क्या कहा जाता है, इसको लेटिस कंपाउंड कहा जाता है, और हिंदी में इसको कहते हैं जालक यौगिक। देखो इसको जालक यौगिक कहते हैं या लेटिस कंपाउंड कहा जाता है, समझे मेरी बात को। चलो अगला पॉइंट देखते हैं। देखो ये ठोस अवस्था में तो स्थायी होते हैं, तो यहां पर जब लिखना चाहोगे आप अगला पॉइंट, आपके जो द्विक लवण होते हैं वो ठोस अवस्था की जहां बात आती है तो वहां कैसे होते हैं, स्थायी होते हैं या स्टेबल होते हैं। लेकिन जब आपने क्या किया, इसको जल में डाला या विलयन में डाला, या आप बोल सकते हो विलायक में, जल में, विलयन में या विलायक में, इनका क्या हो जाएगा, जालक टूट जाता है। जल में, विलयन अवस्था में या विलायक अवस्था में इनका जालक टूट जाता है। जालक टूट गया, इसका मतलब जालक टूटने के कारण ये जिनसे बने हुए होते हैं या जिन आयनों से इनका निर्माण होता है ये उनके अवयवी आयनों के गुण देते हैं। यानी कि जालक टूटने पर अपने अवयवी आयनों के गुण आपको देते हैं, अवयवी आयनों की
गुण देते। जैसे ही जालक टूटा उससे क्या दे देंगे आपको, अपने अवयवी आयनों के गुण दे देते। अब देखो एग्जाम्पल करते हैं अपने इसका, मैं इधर इसका एग्जाम्पल लिख दूं, चलो देखिएगा इसका एग्जाम्पल इधर लिखने जा रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। जैसे मेरे पास में मोहर साल्ट था, कौन सा था, FeSO4 फेरस सल्फेट, उसका क्या था, अमोनियम सल्फेट था, और यहां से 6H2O ये था। आपने क्या किया, इसको जल में डाला, इसका मतलब इसको क्या कर दिया आपने, इसका सॉल्यूशन बना दिया, इसका आपने बना दिया सॉल्यूशन या विलयन बना दिया, इसका मतलब जल विलयन या विलायक में डाल दिया। तो ये क्या होगा, अपने अवयवी आयनों के गुण देता है, या आप कह सकते हो अपने जो अवयवी आयन होते हैं उन अवयवी आयनों के आपको परीक्षण देने वाला है। वो कैसे, यहां से देखो आपको क्या क्या मिलने वाला है, आपको Fe+2 मिलने वाला है, जो कि कैसा होता है, एक्वस होता है। अब ध्यान दीजिएगा इस एक्वस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है AkOUS, एक्वस, एक्वस का मतलब हो गया विलयन अवस्था, या इसको क्या कह सकते हो, जलीय अवस्था कहते हो। तो एक तो Fe+2 आयन को परीक्षण देगा। चलो इसके अलावा सल्फेट आयन कितने हैं आपके, 2 है, तो आपको एक यहां से SO4-2 और कितने देने वाला है, 2 सल्फेट आयनों के परीक्षण देने वाला है। एक यदि अपन बात करना चाहें तो अमोनियम आयनों का परीक्षण देता है, कितने अमोनियम आयन है आपके पास में, 2 अमोनियम आयन है, तो ये आपको अमोनियम आयन के भी परीक्षण देता है। ये कैसा है, यहां सल्फेट आयन एक्वस है, ये भी कैसा आपका एक्वस है, और आपको यहां से क्या प्राप्त होता है, 6H2O प्राप्त हो जाते हैं। क्लियर है यहां तक। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इस प्रकार के यौगिकों को, यानी कि द्विक लवण वाले यौगिकों, द्विक लवण कैसे होते हैं, जिनका निर्माण 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड के द्वारा होता है, वो तो पता है, ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं, जल में, विलयन में या विलायक में इनका जालक टूटेगा, अपने अवयवी आयनों के गुण देते हैं या परीक्षण देते हैं। कैसे, जैसे इसमें Fe+2 है उपस्थित है तो उसके परीक्षण देगा, सल्फेट आयन का परीक्षण देगा, अमोनियम आयन का परीक्षण देगा, और साथ में आपका वाटर। एक एग्जांपल तो आप ये नोट कीजिएगा यहां पे। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा इधर, जैसे मेरे पास में था फिटकरी था, पोटास एलम जिसको आप बोल रहे थे, वो था आपके पास में। देखिएगा उसका सूत्र क्या था आपके पास में, ये था K2SO4 Al2SO4 का होल पेराइस 24H2O। आपने क्या किया, इसको सॉल्यूशन में लिया, विलयन में लिया। देखिएगा आपने यहां पर इसको विलयन में लिया, आपने यहां पर इसको ले लिया है सॉल्यूशन में। होने वाला क्या है, जैसे ही आपने यहां इसको सॉल्यूशन में लिया तो क्या होगा, यहां पर इसका जालक है वो टूट जाता है। जालक टूटने के कारण ये अपने अवयवी आयनों के परीक्षण देता है। देखो 2 तो यहां से आपको मिलने वाले हैं, पोटेशियम आयन मिलने वाले हैं, 2 आपको यहां से, सॉरी 3 तो ये हो गया, 1 ये हो गया, तो टोटल कितने मिलने वाले सल्फेट आयन, 4 सल्फेट आयन मिलने वाले, 4SO4-2। इसके अलावा 2 आपको एल्यूमिनियम आयन के परीक्षण देता है, 2 आपको यहां से मिलने वाले Al और एल्यूमिनियम पर चार्ज कौन सा, +3। चलो फिर आपके पास में क्या है, 24H2O। तो ये जो आपको मिलेगा पोटेशियम में एक्वस फेज में मिलेगा, सल्फेट आयन की बात करते हो ये भी एक्वस फेज में, और एल्यूमिनियम की बात करते हो तो ये भी आपको एक्वस फेज में देखने को मिलता। ये आपके होते हैं द्विक लवण होते हैं, जिनको बोला जाता है डबल साल्ट। क्लियर है, चलो उधर आ जाओ, वो कौन सा आपका संकुल यौगिक है। तो देखना संकुल यौगिक है, इनको क्या बोला जाता है, तो आपके जो संकुल यौगिक है इनका एक दूसरा नाम होता है, इनको उपसहसंयोजक यौगिक भी बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहा जाता है। तो यहां लिख रहा हूं मैं इनके बारे में, इनको कहा जाता है उपसहसंयोजक यौगिक भी कहते हैं। दूसरी बात, चाहे ठोस अवस्था में हो चाहे आपका विलयन अवस्था में हो, ये सभी अवस्थाओं में आपको स्टेबल होते हैं। यानी कि आप कह सकते हो ठोस अवस्था की बात कर लो, चाहे आप बात कर लो जलीय, विलयन या विलायक की बात करो, जलीय, विलयन या विलायक की बात करोगे, यानी इन सब में ये क्या होता है, स्टेबल होता है। क्लियर है,
इसका मतलब क्या हुआ कि ये अपने अवयवी जो आयन होते हैं, अवयवी आयन है, उन अवयवी आयनों के आपको टेस्ट नहीं देता है, उनके परीक्षण नहीं देता है, मतलब अपने जालक में उपस्थित अवयवी आयनों के परीक्षण आपको नहीं देता। जैसे आप जानते हो क्या, K4FeCN6 ये कंपाउंड आपका एक प्रकार का उपसहसंयोजक यौगिक है, संकुल यौगिक है। तो जब आप इसको जलीय में डालोगे, विलीन अवस्था में डालोगे, इसका विलय बनाओगे, तो ये आपको Fe+2 आयन के या इस Cn- साइनाइड आयन है, इसके परीक्षण नहीं देता है। क्लियर है? तो अपने अवयवी आयनों के परीक्षण आपको नहीं देने वाला है। अब देखो, ये अपना पहला लेक्चर इसका कंप्लीट हो गया है। अगले लेक्चर अपन बात करेंगे लिगेंड क्या होते हैं, उन लिगेंड के बारे में। आपका लिगेंड के प्रकार है, तो यहां पर यदि आपको लिगेंड के नाम आने लगे तो फिर आपको नोमेनक्लेचर में आसानी होगी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में नामकरण से रिलेटेड क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। इसलिए प्रत्येक लिगेंड का आपको नाम ध्यान में होना चाहिए और उस पर उपस्थित चार्ज आपको ध्यान में होना चाहिए। यदि वो ध्यान है तो फिर तो ये चैप्टर बिल्कुल इजी है, फिर कुछ नहीं इस चैप्टर में। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स, ऑल द बेस्ट।